चैप्टर 25। वो लड़का इस फैमिली का होने वाला दामाद है। अब किस आवारा लड़के के साथ नाटक करके तुम अधिक को अपनी बहन से छीनने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी के साथ नाजायज संबंध? मिस्टर जिंदल बस। उसकी तेज आवाज़ सुनकर राघव जी होश में आए और उन्हें समझ आया कि वो गुस्से में क्या बोलने वाले थे। इसके आगे अगर एक शब्द भी कहा तो आपकी इस बेटी का ऐसा हाल करूंगी कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, रितिका ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। ब्राउन हेजल आइज जो गुस्से से सुर्ख लाल हो चुकी थी, उनमें गहरी नफरत और घिन साफ देखी जा सकती थी। राघव जी भी उसकी आंखें देखकर घबरा गए और उनके कदम अपने आप पीछे हो गए। अब आगे? आशी तो इतना डर गई कि वो सोफे पर ही ढेर हो गई। किसी ने आज तक रितिका को इतने गुस्से में नहीं देखा था। रक्षित और हर्षित अब तक रितिका के पास आ चुके थे और उसके अगल बगल खड़े थे। उनकी आंखें गुस्से से धधक रही थी। वो अपने घटिया माँ बाप को देख रहे थे जिन्होंने आज हद ही पार कर दी। आज आपने साबित कर दिया कि आप सच में बाप कहलाने के लायक नहीं हो मिस्टर जिंदल, या फिर ये कहूँ कि आप जैसा बेवकूफ़ बाप अपनी इस बेवकूफ़ बेटी का ही सगा हो सकता है। रक्षित के ये शब्द राघव जी को अंदर तक चुभ गए। उनका सर शर्म से झुक गया। आज उन्होंने पाप किया था अपनी ही बेटी पर इतना घटिया इल्जाम लगाकर। अब वो किसी से नजरें मिलाने के लायक भी नहीं रहे थे। गलत ही क्या कहा तुम्हारे डैड ने? ये लड़की एक लड़के के साथ उसका हाथ पकड़े सबके सामने बैठी थी, इससे ये क्या दिखाना चाहती है? ये सोचती है कि किसी के साथ भी होने से अधिक को कोई फर्क पड़ेगा। अरे उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम जो खुद को नीचे गिरा रही हो, इससे तुम्हें कोई भी अच्छा इज्जतदार खानदान अपने घर की बहू तो नहीं बनाएगा सिवाय मिस्ट्रेस बनने के। चटाक थप्पड़ की गूंज सबके कानों में सुनाई थी और दमदार चाटा स्नेहा जी के गाल को लाल कर गया और वो खुद को संभाल नहीं पाए और फर्श पर जा गिरी। स्नेहा जी का हाथ अभी भी अपने गाल पर हाथ और वो नीचे गिरी पड़ी थी। उनके बाल चेहरे को ढक रहे थे। लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया और सबकी नज़र गुस्से से तेज सांस लेती साधना दादी पर पड़ी। इन्होंने अभी अपनी पूरी ताकत से उस बहू को थप्पड़ मारा था जिसे वो कभी बहुत पसंद करती थी। रितिका जो खुद उस औरत का मुंह बंद करने वाली थी, लेकिन बीच में अपनी दादी को कमान संभालते देख उसने कुछ नहीं कहा। साधना जी गुस्से से स्नेहा को देखकर बोली, तुम एक माँ होकर अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द कह सकती हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। जिस स्नेहा को मैंने अपने बेटे के लिए चुना था वो इतनी पत्थर दिल और जहरीली कब बन गई? आज तुमने मेरी सारी उम्मीद तोड़ दी। मुझे लगा था एक ना एक दिन तुम आशी की तरह रितिका को भी अपना लोगी, लेकिन मैं गलत थी। तुम तो वो माँ हो जिसे उसका स्वार्थ सबसे ज़्यादा प्यारा है। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम रितिका से इतनी नफरत क्यों करती हो? ये सुनकर स्नेहा जी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अपना सर झुका लिया और कुछ नहीं बोली, जैसे उसे डर था कि एक और शब्द उसके बाद सब कुछ सबके सामने आ जाएगा। रितिका ने जब अपनी दादी की बात सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई तो बात है जो छुपी हुई है और उसे पता लगाना होगा। हर्षित गुस्से से अपनी माँ को देख रहा था। आप लोगों में थोड़ी शर्म बाकी है भी, या वो भी अपनी बेटी पर अंधा विश्वास करते हुए बेच खाए है? अरे अगर आप जैसा परिवार हो तो दुश्मन की क्या जरूरत? अपने बेटे के शब्द सुनकर स्नेहा जी को अपने सीने में दर्द महसूस होता है। हर्षित, तुम अपनी मॉम से इस तरह बात कैसे कर सकते हो? ठीक वैसे ही जैसे आप मेरी बहन से कर रही है। इस आशी ने आपको क्या बताया? यही कि रितिका अधिक को अपने पास वापस लाने के लिए किसी दूसरे लड़के के साथ होने का नाटक कर रही है। उसके सवाल पर सबने आशी को देखा जिसने घबराहट से अपना सर झुका लिया था। सच यही था कि आशी ने बात इस तरह कही थी कि सबने यही सोच लिया था। उसकी हरकत से हर्षित सब समझ गया, जो उसने सोचा था वही सच है। सब कुछ किया धारा इस पनौती का है। तभी रितिका की सर्द आवाज़ सबको सुनाई दी। इनकी इस रोने वाली गुड़िया से अपना मंगेतर तो संभाला नहीं जाता और यहाँ आ गई 5 साल के बच्चे की तरह कंप्लेन करने। अब क्या तुम्हारे मंगेतर को बुरा ना लगे इसलिए क्या मैं अब अपने पसंद से किसी के साथ रिश्ते में भी नहीं आ सकती? फिर उसने राघव जिंदल को देखा और एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, अधिक रायजादा पूरी दुनिया का राजा नहीं है जो हर लड़की उसे पाने के लिए ट्रिक्स प्ले करेगी। जब मैंने एक बार किसी को छोड़ दिया तो मैं अपने फेंके ट्रेस को उठाना तो दूर मुड़कर भी नहीं देखती। रितिका जिंदल पावर, पैसा नहीं बल्कि प्यार समझती है और मैंने उसे ढूंढ लिया है जो सच में मेरा प्यार है। अगर वो मुझे 2 साल पहले ही मिल जाता तो मैं गलतफहमी के चक्कर में अधिक के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करती।
लेकिन अब मैं अपने और अपने प्यार के बीच किसी की दखल क्या आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये पहली और आखिरी बार होना चाहिए, नहीं तो आपकी इस लाडली बेटी का ऐसा तमाशा बनाऊंगी कि आप लोग कभी समेट नहीं पाओगे। एक और बात, आप या आपकी पत्नी का अब मेरी लाइफ में दखल देने का कोई हक नहीं है। आप दोनों माँ बाप कहलाने के लायक नहीं हो। राघव जी जब ये सुनते हैं तो उन्हें अपने दिल में तेज दर्द महसूस होता है। उनकी आंखें नम हो जाती है। अपनी बात कहकर वो मुड़ी और जाने को हुई कि तभी उसे कुछ याद आया और उसने पलटकर एक तिरछी हंसी के साथ राघव जी को देखकर कहा, वो लड़का जिसके साथ मैं थी वो मेरा बॉयफ्रेंड है और इस घर का होने वाला दामाद, इसलिए आइंदा इज्जत से नाम लीजिएगा उसका, नहीं तो मैं भी बेइज्जती करने में कम नहीं हूँ। फिर वो पलटी और वहां से चली गई। सब उसे आंखें फाड़े सदमे से देखते ही रह गए। तभी दादी जी बोली, मेरी पोती के पर्सनल मैटर में अब तुम लोगों को बोलने का कोई हक नहीं है। अगर उसे कोई पसंद है तो अच्छी बात है, वैसे भी मेरी पोती खुद बहुत काबिल है, उसे किसी अमीर और बड़े खानदान में शादी करने के लिए नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। ये उन्होंने आशी को ताना मारते हुए कहा था। फिर वो दादाजी के साथ अपने रूम में चली जाती है। रक्षित जाने से पहले आशी को देखकर कहता है, तुम्हारी वजह से आज फालतू का ड्रामा हुआ और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। हर्षित, आशी के कार्ड ब्लॉक कर दो, अब उसे खर्चे के लिए महीने के सिर्फ 10,000 रुपये मिलेंगे। ये सुनकर आशी परेशान हो जाती है और फिर से रोने लगती है। रक्षित, तुम ऐसा नहीं कर सकते, स्नेहा जी हैरानी से कहती है। मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या आपने नहीं सुना, ये पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही है जिस वजह से इसने रो रो कर इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। वैसे भी इसके खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। महीने में 20 दिन तो मैडम शॉपिंग जाती है और अपने दोस्तों पर पैसे उड़ाती रहती है। मैं ऑफिस में मेहनत करके पैसे कमाता हूँ, वहाँ कोई पेड़ नहीं उगा हुआ है जो ये ऐसे पैसे उड़ाती है जैसे पानी हो। इसलिए इसे पॉकेट मनी मिलेगी और अगर आपको इससे परेशानी है तो खुद के हिस्से का पैसा उसे दे सकती हो। अपनी बात कहकर वो ऊपर अपने रूम में चला गया। हर्षित भी आशी को गुस्से से देखने के बाद वहां से चला गया। स्नेहा जी जो आशी को चुप करा रही थी गुस्से से अपने पति से बोली, देखा आपने अपने फैसले का नतीजा। रक्षित को हेड बना दिया, ये जानते हुए भी कि वो रितिका की तरफ कितना पार्शियल है। बस करो स्नेहा, राघव जी गुस्से से चीखे। चीख सुनकर वो डर गई और आशी भी सहम कर उनके गले लग है। वहां हॉल में रिद्धि जी, मानसी और मिशा ही थे। उन तीनों ने भी जाने में भलाई समझी, इसलिए वो चुपचाप चले गए। राघव जी एक एक कदम रखते हुए स्नेहा जी के पास आए। उनकी आंखें गुस्से से लाल थी, उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देख वो डर गई और उन्होंने आशी को खुद से दूर झटक दिया और खुद पीछे हट गई। मुझे माफ़ कर दो, आप क्या करना चाहते हैं? वो डरते हुए बोली। तुम मेरे बेटे को कह रही हो कि वो भेदभाव करता है, लेकिन असलियत तो ये है कि तुमने हमारी बेटियों में भेदभाव किया है। आशी को अपने कलेजे से लगाए रखा और रितिका को दूर फेंक दिया जैसे वो किसी दूसरे का अंश हो। आज तुम्हारी और तुम्हारी इस बेटी की गलत बातें सुनकर मैं अपनी नज़रों में गिर चुका हूँ। तुम्हारे जैसी ढोंगी औरत की बातों में आकर मैंने अपने परिवार के 2 हिस्से कर दिए। वो नफरत से सब कहने के बाद वहां से चले गए। आशी हैरानी से अपनी मां को देख रही थी जिसने उसे बेदर्दी से धक्का दे दिया था। रितिका का रूम। रितिका ने कपड़े चेंज किए और अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। उसने ईमेल्स चेक किए तो उसके असिस्टेंट ने सारी अकाउंट्स रिपोर्ट और सेल्स रिपोर्ट की कॉपी उसे सेंड कर दी थी। वो उन्हें चेक करने लगी। जैसा उसने सोचा था यहाँ गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी। रिकॉर्ड्स देखते हुए धीरे धीरे उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान खिल गई। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। उसने बिना कॉलर आईडी देखे उठा लिया। उसका ध्यान पूरी तरह से अपने काम में था। हेलो डॉल, बेहद ही आकर्षक और गहरी आवाज़ दूसरी तरफ से सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही रितिका के कीबोर्ड पर चलते हाथ रुक गए, फिर शांति से बोली, कैसे फ़ोन किया? दूसरी तरफ से अक्ष जो चेयर से सर टिकाए बैठा उसकी सांसों की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था बोला, बस मन किया तुम्हारी आवाज़ सुनने का। मुझे बहुत याद आ रही है डॉल, क्या मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूं? आई प्रोमिस मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस देखता रहूंगा। ठीक है। रितिका के इतनी जल्दी मान जाने से अक्ष हैरान तो हुआ लेकिन जल्दी ही खुश हो गया। वो अपने केबिन से अटैच रूम में चला गया और उसने रितिका को वीडियो कॉल लगा दिया। रितिका ने कॉल रिसीव कर लिया और अगले ही पल दोनों एक दूसरे के सामने थे।
सच तो ये था कि रितिका का मूड भी खराब हो चुका था इतना ड्रामा देखकर, इसलिए वो बस काम में खुद को भटका रही थी। लेकिन जब अक्ष ने उसे कॉल किया तो उसे अलग सी शांति हुई और अच्छा लगने लगा। तुम ठीक हो ना? अक्ष ने फिक्र से पूछा क्योंकि उसे वो थोड़ी परेशान लग रही थी। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा ज़्यादा ड्रामा देख लिया इसलिए सर में दर्द होने लगा है। तो क्या मैं आ जाऊँ? मैं तुम्हारे सर को दबा दूंगा। रितिका ने उसे घूर कर देखा और बोली, आप मेरा सर दर्द वहीं से ठीक करिए, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। अगर भाई को पता चल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं आता हूँ? अक्ष ने एक्साइटेड होकर पूछा। जिस पर रितिका बस हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसकी चुप्पी को हामी मानकर अक्ष खुश हो गया। क्या कल तुम फ्री हो? अक्ष उससे पूछता है। रितिका थोड़ी देर सोचती है, फिर कहती है, मैं फ्री तो हूँ लेकिन कल कॉलेज के बाद मुझे काम से बाहर जाना है। उसे मना करते हुए बुरा तो लग रहा था, लेकिन उसका जाना जरूरी था क्योंकि कल से वो अपनी कंपनी फिर से मैनेज करना शुरू करने वाली थी। पर अक्ष को बिल्कुल बिल्कुल बुरा लगा। उसने प्यार से पूछा, तो परसों? जिस पर रितिका ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया। उसकी हाँ होते ही वो खुश हो गया। ठीक है डॉल, तो परसों कॉलेज के बाद का तुम्हारा सारा टाइम मेरा हुआ। वादा करो। ये कहते वक्त अक्ष की आंखों में अलग ही चमक थी। रितिका ने उसकी आंखों में देखा और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, वादे टूटने के लिए बनते हैं, इसलिए मैं वो नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ हमारे बीच प्यार से पहले विश्वास का रिश्ता रहे जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत हो, और मैं तुम्हें अपना विश्वास देती हूँ। उसकी इतनी गहरी बातें अक्ष के दिल को छू गई। उसका दिल धड़कने लगा और वो खोए हुए बोला, मैं तुम्हारा विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। तो फिर मैं भी इसकी हिफाजत करूंगी, रितिका ने मुस्कुराकर कहा और कॉल कट कर दिया। अक्ष के सामने की स्क्रीन जैसे ही ब्लैंक हुई वो होश में आया और अपने बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराने लगा। उफ, मेरी डॉल तो मुझे पूरा पागल कर देगी। वो अभी रितिका के ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी उसे तुषार का कॉल आया। उसने कॉल उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आए, यार अक्ष, रितिका तो तेरी लकी चाम निकली। पता है जिस जमीन को तूने और सारांश ने खरीदा है उसके आसपास की जगह को डेवलप करने का ऑर्डर गवर्नमेंट ने पास किया है। अब ग्रीन वैली प्रॉपर्टी के दाम आसमान छुएंगे। उसकी बात पर अक्ष मुस्कुराया और बोला, इसमें कहने की क्या बात है, वो लकी है ही तभी तो हम उस क्राइम सीन वाली जगह को खरीदने से बच गए, नहीं तो फ्यूचर में हमें बहुत लॉस होता और हम इसमें फंस भी सकते थे। हाँ यार, उस चक्कर से तो बाल बाल बचे। अब पुलिस अपना काम कर रही है तो पता चल ही जाएगा कि कौन सारांश को फ्रेम करना चाहता था। भले ही तुम दोनों पार्टनर थे, लेकिन सबसे बड़ा लॉस इसके सारांश का होता और इस प्रोजेक्ट के लिए उसने लोन भी तो लिया है। अगर लॉस होता तो इससे सारांश को जेल जाना पड़ता और खुराना इंडस्ट्रीज की नींव भी हिल जाती। तुषार, तुम सही सोच रहे हो, ये सब जिसने भी किया है उसकी सारांश से दुश्मनी है, इसलिए वो इन्वेस्टिगेट करा रहा है। हमें जल्दी पता लग जाएगा। ये सब छोड़ो और मेरे फेवरेट रेस्टोरेंट में परसों के लिए एक टेबल बुक कर दो जहां बड़ी सी बालकनी हो। फाइनली तने रितिका को प्रपोज करने का सोच ही लिया, तुषार हंसकर बोला तो उधर से उसे अक्ष की ठंडी आवाज सुनाई दी, रितिका नहीं भाभी बोलो। अच्छा ठीक है मैं रितिका भाभी, बस अब खुश, तुषार ने मुंह बनाकर कहा, लेकिन दूसरी तरफ से अक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और कॉल कट कर दिया। तुषार ने स्क्रीन को घूरा जिसमें कॉल एंडेड बता रहा था और गुस्से से बोला, काम निकल गया तो फोन भी रख दिया। दोस्त की तो कद्र ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ऐसे ही बड़बड़ाते हुए वो उस रेस्टोरेंट के मैनेजर को कॉल करके सभी इंस्ट्रक्शन देने लगा। जहां अक्ष रितिका को प्रपोज करने का प्लान बना रहा था, वही जिंदल मेंशन का एक कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। पूरा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था, जैसे वहाँ कोई लड़ाई हुई हो। उस कमरे के अंधेरे कोने में एक लड़की घुटने में अपना सर छुपाए बैठी थी। उसके कंधे हिल रहे थे जिससे लग रहा था जैसे वो रो रही है, लेकिन जैसे ही उसने अपना चेहरा उठाया तो इस लड़की का चेहरा हल्की रोशनी जो खिड़की से आ रही थी उसमें नजर आने लगा। आंखें सुर्ख लाल और बाल पूरी तरह से बिखरे हुए जैसे उसने उन्हें खींचा हो। वो रोते हुए हंस रही थी। वो कोई और नहीं, आशी थी। तभी रूम का डोर खुला और एक औरत जिसने मेड के कपड़े पहने थे अंदर आई। ये क्या पागलपन है आशी, तुम हमारी इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिला देना चाहती हो। उस औरत की बात सुनकर आशी गुस्से से बोली, तो क्या करूं, जीत के इतने करीब आ जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं हार रही हूं। वो अधिक जिससे मैं प्यार करती हूँ वो भी अब उस रितिका की तरफ झुकने लगा है।
मेरे दोनों भाई भी अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते और इन सब का कारण ये रितिका है। पता नहीं वो एकदम से कैसे बदल गई। उसे तो मुझे मारना चाहिए था और तमाशा करना चाहिए था, लेकिन जैसा सोचा था कुछ नहीं हुआ। उन सभी बातों को याद करके वो अपने बाल खींचने लगी। उसे फिर से अपना आपा खोता देख वो औरत बोली, शांत हो जाओ और कभी भी अपना असली चेहरा किसी के सामने मत आने देना। अभी कुछ समय तक कोई ड्रामा मत करो, जब बॉस ऑर्डर देगे तभी मूव करना। ठीक है। आशी अब शांत थी। उस औरत ने जाने से पहले पूरे रूम को साफ कर दिया जिससे कोई ये सब देख ना पाए। लेकिन उसे कहाँ पता था कि कोई है जो उन्हें देख रहा था। रितिका का दुश्मन, मिरेकल डॉक्टर। ये क्या पागलपन है आशी? तुम हमारी इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिला देना चाहती हो। उस औरत की बात सुनकर आशी गुस्से से बोली, तो क्या करूं? जीत के इतने करीब आ जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मैं हार रही हूं। वो अधिक जिससे मैं प्यार करती हूँ वो भी अब उस रितिका की तरफ झुकने लगा है। मेरे दोनों भाई भी अब मुझसे पहले जैसा प्यार नहीं करते और इन सब का कारण ये रितिका है। पता नहीं वो एकदम से कैसे बदल गई। उसे तो मुझे मारना चाहिए था और तमाशा करना चाहिए था, लेकिन जैसा सोचा था कुछ नहीं हुआ। उन सभी बातों को याद करके वो अपने बाल खींचने लगी। उसे फिर से अपना आपा खोता देख वो औरत बोली, शांत हो जाओ और कभी भी अपना असली चेहरा किसी के सामने मत आने देना। अभी कुछ समय तक कोई ड्रामा मत करो, जब बॉस ऑर्डर देगे तभी मूव करना। ठीक है। आशी अब शांत थी। उस औरत ने जाने से पहले पूरे रूम को साफ कर दिया जिससे कोई ये सब देख ना पाए। लेकिन उसे कहाँ पता था कि कोई है जो उन्हें देख रहा था। अब आगे। फोर्थ फ्लोर। रक्षित और हर्षित दोनों गुस्से और नफरत से लैपटॉप में देख रहे थे, जिसमें आशी के रूम का सारा सीन नजर आ रहा था। उस मैड के जाने के बाद हर्षित ने लैपटॉप बंद किया और गुस्से से दांत पीसकर बोला, भाई हम इस घटिया लड़की को झेल ही क्यों रहे हैं, जब हमें पता है कि इसे किसी ने हमारे घर में प्लांट किया है। साथ ही इस धोखेबाज औरत को भी निकाल देना चाहिए जो सबके सामने इतना अच्छा होने का दिखावा करती है। तुम्हें क्या लगता है मेरा मन नहीं होता ऐसा करने का? रक्षित का सवाल सुनकर हर्षित शांत हो गया। तभी रक्षित आगे बोला, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमें इसके बारे में कैसे पता चला है। अगर उस दिन वो हत्यारों का ग्रुप हम दोनों में से किसी को भी नुकसान पहुंचाने में कामयाब हो जाता तो और बचकर भाग जाता तो हम जान ही नहीं पाते कि प्रेसिडेंट को खत्म करने के मिशन के साथ वो मुझ पर हमला करने आए थे। हर्षित भी ये बात मानता था, सब कुछ प्लान था। आप सच कह रहे हो भाई, अगर आपको कुछ होता तो जिंदल फैमिली की नींव हिल जाती और हमारा परिवार जो पहले से ही बच चुका है वो बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता। लेकिन हमारे परिवार से किसे इतनी गहरी नफरत है जो वो हमें टारगेट करने के लिए इतना कुछ प्लान करेंगे? हमारी छोटी बहन को किडनैप करना, फिर उसकी जगह किसी दूसरी लड़की को भेजना और उसके जरिए रितिका को सबसे अलग करना, और अब आप पर अटैक। पता नहीं भाई, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप पर हमला सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि आप रितिका को सबसे ज़्यादा प्यार करते हो और फैमिली की पावर आपके हाथ में है और आपके रहते रितिका को कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम सही सोच रहे हो। जो भी है उसे हमारी बहन रितिका पसंद नहीं है या ये कहे कि नफरत है। रक्षित की आंखें डार्क और सर्द हो गई थी ये सोचकर कि किस हद तक कोई छुपा हुआ दुश्मन उनकी बहन से नफरत करता है। भाई तो क्या हम कुछ नहीं करेंगे और बस उस घटिया लड़की को अपनी बहन को तंग करते देखते रहेंगे? हर्षित गुस्से से बोला। रक्षित जो खिड़की से बाहर देख रहा था वो मुड़ा और हर्षित के कंधे पर हाथ रखकर बोला, हमारी बहन अब कमज़ोर नहीं है, वो इन्हें संभाल लेगी, और रही बात कुछ ना करने की तो हमें शांत रहना होगा जब तक उस मास्टरमाइंड के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता। अभी हमारा एक गलत कदम हमारी ही बहन को खतरे में डाल सकता है। आप सही कह रहे हो भाई, मैं गुस्से में ये भूल ही गया कि हम सामने हैं और हमारा दुश्मन अंधेरे में है। दोनों बातें कर रहे थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि दरवाजे के पास खड़ी रितिका ने सब कुछ सुन लिया है। रितिका वहां अपने भाई से मिलने आई थी क्योंकि वो उन्हें अपनी कंपनी के बारे में बताने का सोच रही थी, लेकिन ये सब जानकर वो चुपचाप वहां से अपने रूम की तरफ चली गई। अपने रूम में आकर वो सोचने लगी, इसका मतलब नोवेल में रक्षित भाई का कोमा में जाना एक सोची समझी साजिश थी। अगर उस दुश्मन को उन्हें मारना ही होता तो वो हॉस्पिटल में भी ये कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब उनका टारगेट सिर्फ रितिका थी, लेकिन उसने ऐसा क्या किया था जो किसी की उससे इतनी गहरी दुश्मनी होगी? इस बारे में सोचते सोचते उसे इरिटेशन होने लगी थी। वो गुस्से से बोली,
एक बार वो बुजदिल दुश्मन अपने बिल से निकल आए, उसके बाद मैं बताती हूँ कि रितिका जिंदल से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ेगी। अगर वो टॉप असासिन ग्रुप मेरे दुश्मन ने भेजा है तो फिर मैं उसे कमज़ोर समझने की गलती नहीं कर सकती। वैसे भी जो जहर मेरी बॉडी में है वो भी रेयर है, लेकिन मैं रियल वर्ल्ड से आई हूँ, इसलिए इसका इलाज करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। बस थोड़ा दर्द सहना होगा और कुछ खास जड़ी बूटियाँ खोजनी होगी। जहर मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे अपने रियल वर्ल्ड की तरह यहाँ भी पावरफुल बनना होगा। इस रितिका की स्किल और टैलेंट मेरे जैसा ही है, बस मेरा स्टैंडर्ड हाई है। अब मुझे सभी फील्ड में अपनी पावर बढ़ानी होगी। ये सब सोचने के बाद उसने लैपटॉप लिया और नेशनल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन का होम पेज ओपन कर लिया। उसने वहाँ ढेर सारे केसेज देखे, लेकिन उसे जो चाहिए था वो आखिर में उसे एक स्पेशल सेक्शन में मिल गया, अनसोल्वेड केस। रितिका ने वो फोल्डर खोला और उसने वो सभी फाइल्स रीड करना शुरू कर दी जिनकी ट्रीटमेंट इंडियन में नहीं हो पाई थी। उसके लिए वो विदेश जाते या कुछ सर्जरी तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती कि सबको करने में ही डर लगता और वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर भी उस पेशेंट को नहीं बचा पाते। नोवेल वाली रितिका और उसमें कई चीज़ें कॉमन थी, जैसे वो बिजनेस क्वीन और वर्ल्ड की बेस्ट मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर और सर्जन के साथ और भी कई फील्ड में उसका टैलेंट था। नोवेल वाली रितिका भी बिजनेस वूमेन थी और उसने साथ में डॉक्टरी भी पढ़ी थी। उसका थियोरिटिकल नॉलेज एक्सीलेंट था, इसलिए तो उसने टॉप किया था, बस उसने प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं सीखी थी और वो बिना प्रॉपर डॉक्टर बने ही मर गई थी। उसने नोवेल के बारे में सोचते हुए गहरी सांस भरी और बोली, तुम चिंता मत करो रितिका, जो तुम नहीं कर पाई थी वो सब मैं पूरा करूंगी। अब से मैं ही रितिका हूँ। थैंक यू मुझे ये नई जिंदगी देने के लिए। उसके बाद वो केस को स्टडी करने लगी। उसे समझ आया कि जो सबके लिए मुश्किल है वो उसके लिए खाना खाने जितना आसान है। उसके पास जन्म से ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स थी। हाई आईक्यू और ईक्यू के साथ उसकी सीखने और याद करने की स्पीड बहुत ज़्यादा थी। खासकर उसके पास अजीब तरह से चमत्कारी मेडिकल स्किल्स थी जिनके साथ वो सिर्फ नब्ज महसूस करके बीमारी बता सकती थी। उसने 1 घंटे के अंदर सभी पेंडिंग केसेज को सॉल्व कर दिया और लैपटॉप बंद करके बेड पर लेट गई। उसे थोड़ी थकान हो रही थी, ये उसके जहर की वजह से था। वो ज़्यादा प्रेशर डालने से थक जाती थी। उसने आंखें बंद की और थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। वहीं दूसरी तरफ नेशनल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन की लैब में बड़ी सी स्क्रीन बार बार चमक रही थी और एक सायरन बज चुका था। आवाज़ सुनकर कई डॉक्टर भागते हुए आया और चमकती हुई स्क्रीन को देखने लगे जहां 10 सवाल लिखे हुए थे जो कि सालों से सुलझाए नहीं गए थे। तभी एक डॉक्टर शौक से चिल्लाया, यहाँ जवाब लिखा है! उद्धरण चिन्ह। उसके ये बोलते ही बाकी डॉक्टर की नज़र भी स्क्रीन के सवालों के सामने चली गई जहां सच में जवाब लिखे हुए थे। किसी ने इन सवालों के जवाब दे दिए। ये कैसे हो सकता है? जरूर गलत होंगे, हमें डायरेक्टर को जल्दी से बुलाना होगा। उसकी बात सुनकर दूसरा डॉक्टर बोला, सही या गलत ये तो बात की बात है, लेकिन मेन ये है कि किसी ने इन अजीब सवालों को सच में सॉल्व करने की हिम्मत की है, यही बड़ी बात है। बाकी डॉक्टर भी उसकी बात पर सहमत दिखे, लेकिन वो डॉक्टर जिसने कहा था कि डायरेक्टर को बुलाओ वो घबराने लगी और मन ही मन सोचने लगी, मैं इन सवालों को सॉल्व करने के लिए सालों से रिसर्च कर रही हूँ लेकिन अभी तक एक का भी जवाब नहीं ढूंढ पाए, लेकिन आज किसी ने मेरा सपना तोड़ दिया। तभी एक दूसरी डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, अहाना इतना मत सोचो, जरूरी नहीं है कि सब सवाल सही ही हो। क्या पता किसी ने ऐसे ही जवाब दे दिया हो। वैसे भी जब तक कोई सारी अनसोल्व फाइल सॉल्व नहीं कर देता और इन सभी 10 सवालों के सही जवाब नहीं दे देता तब तक वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर बनने के काबिल नहीं है। तुम सही कह रही हो। मैं बस हैरान थी और थोड़ी उदास भी कि मुझसे पहले किसी ने ये कर दिया। मैं भी अभी तक बस कुछ क्वेश्चन के आंसर गैस कर पाई हूँ, पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, इसलिए दिन रात उन्हीं पर रिसर्च और स्टडी करती रहती हूँ। हमें पता है डॉक्टर अनाया कि आप कितनी काबिल है और अपने काम के प्रति सबसे ज़्यादा डेडिकेटेड। हम तो आपसे बस सीख सकते हैं। एक और डॉक्टर उनके पास आकर बोली। उसे देखकर अनाया हंसकर बोली, आशिमा तुम मुझे छेड़ना बंद करो और सीनियर को इन्फॉर्म कर दो, अभी उनकी मीटिंग ओवर होने ही वाली होगी। जिस पर आशी जो बाद में आई थी वो बोली, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खबर तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैल गई है। डायरेक्टर ही क्या, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जीनियस डॉक्टर्स और हेल्थ मिनिस्टर सब तक ये न्यूज़ पहुंच गई है कि किसी ने अनसॉल्व केस सॉल्व कर दिए हैं, वो भी सिर्फ 1 घंटे में।
उसकी बात सुनकर आहाना और उसके साथ वाली दूसरी डॉक्टर जिसने आहाना को सांत्वना दी थी हैरान रह गए। आशिमा, तुम्हें किसने बताया कि सभी पेंडिंग केस भी सॉल्व हो गए? कीर्ति, तुम इतना शॉक क्यों हो? ये तो सिंपल है ना, जब कोई उन केसेज को सॉल्व करेगा तभी तो सायरन बजता, ना सिर्फ डिजिटल स्क्रीन के क्वेश्चन से इतना हंगामा थोड़ी होता। अब जाकर कीर्ति को भी ये बात याद आई। उसने आहाना को देखा जो दुखी लग रही थी। अच्छा, मैं चलती हूँ, अब कॉन्फ्रेंस में ही मिलेंगे। ये कहकर आशिमा वहां से चली गई। उसके होठों पर तिरछी हंसी भी थी। वो मन ही मन बोली, लगता है अब तुम्हारा घमंड तोड़ने भी कोई आने वाला है अनाया। मैं तुमसे कभी इतनी चापलूसी से बात नहीं करती अगर तुम्हारी वजह से मुझे मेरी सीनियर की तरफ से धमकी ना मिलती। इस बारे में सोचते हुए उसका मन खट्टा हो गया, लेकिन आज उसे एक सुकून भी मिला था। वही कॉन्फ्रेंस हॉल में इस वक्त इंडिया और अब्रॉड के भी बेस्ट डॉक्टर मौजूद थे। आज वो सब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस के बारे में स्टडी करने के लिए मीटिंग कर रहे थे। जैसे ही उनकी मीटिंग पूरी हुई उन्हें ये सायरन सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी शॉक हो गए थे। इस वक्त बड़ी सी स्क्रीन पर वही पैडिंग फाइल खुली थी और उसके साथ था सॉल्यूशन। वो केस एक सर्जरी का था जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि उस पेशेंट को कई सारी बीमारियां थी जिस वजह से उसकी ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी के फेल होने के ज़्यादा चांसेस थे। लेकिन उस केस का सॉल्यूशन देखकर सब दंग रह गए थे, यहाँ तक कि ओवरसीज से आए बेस्ट सर्जन भी। ऐसे ही एक एक करके उन्होंने सभी केसेज का जवाब पढ़ा। जितना वो स्टडी करते उतना की एक्साइटेड हो जाते। आखिरी फाइल पढ़ने और स्क्रीन के 10 क्वेश्चन जिसके जवाब वो भी नहीं जानते थे, उन्हें देखने के बाद सब सदमे में थे। उत्साह, शौक, हैरानी और अविश्वास के कई भाव वहाँ देखे जा सकते थे। तभी डायरेक्टर उठे और हंसते हुए बोल, फाइनली एक मिरेकल डॉक्टर हमें मिल ही गया। इतनी क्लोज ऑब्जर्वेशन और डिटेल्ड मेथड के साथ तो हमारे कैपेबल डॉक्टर इस तरह की सर्जरी आराम से ऑपरेट कर पाएंगे और पेशेंट को बचाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। डायरेक्टर सुभाष, आप सही कह रहे हो, लेकिन अभी भी हमें इन 10 सवालों को चेक करवाना होगा। मुझे लगता है इसके लिए मॉडर्न और ट्रेडिशन मेडिसिन जीनियस प्रोफेसर डॉक्टर सुदर्शन को इनवाइट करना चाहिए। डॉक्टर विशेष, आपकी बात बिल्कुल सही है और अब मुझे लगता है कि वो आने से इस बार मना नहीं कर पाएंगे। आखिर वो कब से एक जीनियस को ढूंढ रहे थे जो उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाए। मैंने अपने असिस्टेंट को उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए बोल दिया था। तभी एक दूसरे डॉक्टर हंसकर बोले, डायरेक्टर सुभाष, अगर ये 10 सवाल भी सही निकले तो आपको अपनी कुर्सी छोड़ने का दुख तो नहीं होगा ना? उनकी बात पर डॉक्टर सुभाष हंसकर बोले, मुझसे ज़्यादा खुश कौन होगा? वैसे भी मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, अब मुझे रिटायरमेंट एंजॉय करनी है और अपने पोते पोतियों को खिलाना है। उनकी बात सुनकर सभी डॉक्टर हंसने लगे। अब्रॉड के बेस्ट डॉक्टर सर्जन मिस्टर सिंक्लेयर अपनी टूटी फूटी हिंदी में बोले, डायरेक्टर सुभाष, अगर वो टैलेंटेड डॉक्टर आपकी टीम की ज्वाइन करता है तो उसे हमसे इंट्रोड्यूस जरूर कराएं। हम उसे वर्ल्ड हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करना चाहेंगे, जिससे ऐसा टैलेंट होने पर हमारी मुश्किलें भी कम हो जाए। उनकी बात पर डायरेक्टर सुभाष बोले, जरूर डॉक्टर सिंक्लेयर। तभी मीटिंग रूम के डोर पर नॉक हुआ। कमिंग, डायरेक्टर सुभाष ने कहा तो उनका असिस्टेंट अंदर आया और उन्हें एक फाइल देकर बोला, सर, मैंने प्रोफेसर सुदर्शन के असिस्टेंट को इन्फॉर्म कर दिया है। पहले तो वो नहीं माने, लेकिन जब मैंने उन्हें यहाँ की सिचुएशन एक्सप्लेन की तो वो मान गए। और ये फाइल उसी डॉक्टर की है जिसने हमारे सिस्टम में लॉगिन करके 1 घंटे के अंदर सभी केस सॉल्व कर दिए। अपनी बात कहने के बाद वो डायरेक्टर की चेयर के पीछे खड़ा हो गया। डायरेक्टर सुभाष ने सर हिलाया और फाइल ओपन कर दी। वो बहुत एक्साइटेड लग रहे थे। जब उन्होंने फाइल में डिटेल्स पढ़ी तो उनके एक्साइटेड एक्सप्रेशन हैरानी में बदल गए। सभी डॉक्टर्स और सर्जन की नज़र डायरेक्टर सुभाष पर थी। फाइल पढ़ते हुए उनके बदलते एक्सप्रेशन को देखकर वो सोच में पड़ गए। आखिर ऐसा क्या है उस फाइल में जो डायरेक्टर इतने हैरान दिख रहे हैं? कुछ पल बाद डायरेक्टर सुभाष ने फाइल बंद कर दी और सभी को देखकर बोले, मेरे हाथ में जो फाइल है वो उसी मिरेकल डॉक्टर की है जिसका एक्सपीरियंस और टैलेंट हमने अभी देखा। ये सुनकर कि फाइल में उसी टैलेंटेड मिरेकल डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन है, सबकी आंखें चमक उठी, लेकिन डायरेक्टर के आगे के शब्द सुनकर वो भी हैरान रह गए। उस डॉक्टर का नाम रीत है। वो एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है बल्कि एक यंग डॉक्टर है जिनका रिजल्ट एक्सीलेंट है, लेकिन कोई मेडिकल प्रैक्टिस होने के रिकॉर्ड नहीं है। डायरेक्टर, तो क्या ये हो सकता है कि उस डॉक्टर को बस थियोरेटिकल नॉलेज ज़्यादा हो और सर्जरी ही नहीं करनी आती हो? डॉक्टर विशेष ने पूछा।
जिस पर डायरेक्टर सुभाष के कहने से पहले ही मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी अंदर आकर बोला, डॉक्टर विशेष, तुम्हारे अंदर दिमाग भी है। इस तरह का केस कोई तभी सॉल्व कर सकता है जब उसे सर्जरी की गहरी समझ हो और एक्सपीरियंस भी। हो सकता है उसने किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस ना की हो। आजकल तो एआई की मदद से भी प्रैक्टिस होती है जिससे रियल ऑपरेशन जैसा ही एक्सपीरियंस मिलता है। जल्दी से उस डॉक्टर को बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। मैं खुद देखूंगा कि उसे क्या क्या आता है। प्रोफेसर सुदर्शन, क्या हमें पहले इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? डायरेक्टर ने पूछा। चुप रहो, तुम डर क्यों रहे हो? वैसे भी अब इस कुर्सी पर बूढ़े लोगों को बैठना शोभा नहीं देता। जल्दी से मेल करो और कल मिलने के लिए बुलाओ। अगर उसे थ्योरेटिकल नॉलेज भी होगी तो भी मैं उसे सर्जरी सिखा दूंगा। वैसे भी इतनी नॉलेज के साथ तो कोई भी सब कुछ सीख सकता है। प्रोफेसर सुदर्शन को इतना एक्साइटेड देखकर सभी डॉक्टर हैरान रह गए। क्या ये वही बूढ़ा प्रोफेसर है जो ज़्यादा बोलने को फालतू मानता था? लेकिन आज क्या हुआ? तो क्या रितिका बनेगी प्रोफेसर सुदर्शन की स्टूडेंट? क्या रक्षित पता लगा पाएगा इन सब के पीछे के मास्टरमाइंड का? रितिका को मिला इनविटेशन और चेतन की बदतमीजी। डायरेक्टर, तो क्या ये हो सकता है कि उस डॉक्टर को बस थियोरेटिकल नॉलेज ज़्यादा हो और सर्जरी ही नहीं करनी आती हो? डॉक्टर विशेष ने पूछा। जिस पर डायरेक्टर सुभाष के कहने से पहले ही मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी अंदर आकर बोला, डॉक्टर विशेष, तुम्हारे अंदर दिमाग भी है। इस तरह का केस कोई तभी सॉल्व कर सकता है जब उसे सर्जरी की गहरी समझ हो और एक्सपीरियंस भी। हो सकता है उसने किसी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस ना की हो। आजकल तो एआई की मदद से भी प्रैक्टिस होती है जिससे रियल ऑपरेशन जैसा ही एक्सपीरियंस मिलता है। जल्दी से उस डॉक्टर को बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ। मैं खुद देखूंगा कि उसे क्या क्या आता है। प्रोफेसर सुदर्शन, क्या हमें पहले इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? डायरेक्टर ने पूछा। चुप रहो, तुम डर क्यों रहे हो? वैसे भी अब इस कुर्सी पर बूढ़े लोगों को बैठना शोभा नहीं देता। जल्दी से मेल करो और कल मिलने के लिए बुलाओ। अगर उसे थ्योरेटिकल नॉलेज भी होगी तो भी मैं उसे सर्जरी सिखा दूंगा। वैसे भी इतनी नॉलेज के साथ तो कोई भी सब कुछ सीख सकता है। प्रोफेसर सुदर्शन को इतना एक्साइटेड देखकर सभी डॉक्टर हैरान रह गए। क्या ये वही बूढ़ा प्रोफेसर है जो ज़्यादा बोलने को फालतू मानता था? लेकिन आज क्या हुआ? अब आगे। डायरेक्टर ने अपने असिस्टेंट को देखा और उससे पूछा, क्या तुमने प्रोफेसर को उस डॉक्टर के आंसर भेज दिए थे? ये सर, मुझे उन्हें सेंड करना पड़ा, नहीं तो वो बात भी करने को तैयार नहीं थे। अब जाकर डायरेक्टर सुभाष को समझ आया कि प्रोफेसर इतने एक्साइटेड क्यों है। आप बैठिए प्रोफेसर, मैं अभी डॉक्टर रीत को खुद कल आने के मेल भेज देता हूँ। मुझे दिखाओ उसकी बच्ची की डिटेल्स। ये कहकर प्रोफेसर सुदर्शन डायरेक्टर के पास वाली खाली चेयर पर बैठ गए। डायरेक्टर ने उन्हें वो फाइल थमा दी और जैसे ही रिकॉर्ड देखे तो उनकी आंखें चमक उठी। वो इन्फॉर्मेशन रितिका की मेडिकल स्टडी और डिग्री से रिलेटेड था, उसमें उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। रितिका ने अपने निक नेम को ही यूज़ किया था। उसने मेडिकल की प्रिपरेशन अपनी हाई स्कूल स्टडी के बाद से ही कर दी थी। उसने हायर स्टडीज साइंस स्ट्रीम में की थी और एक साथ 2 ग्रेजुएशन डिग्री के लिए उसने अप्लाई किया था। उसके हाई आईक्यू और इम्प्रेसिव मेडिकल नॉलेज की वजह से उसे दिल्ली के बेस्ट मेडिकल कॉलेज सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट से डिस्टेंट लर्निंग का एडवांटेज मिला। प्रोफेसर सुदर्शन उसकी थ्योरी नॉलेज तो देख चुके थे, अब वो उसे प्रैक्टिकली सर्जरी करते हुए देखना चाहते थे। तब तक डायरेक्टर सुभाष ने डॉक्टर रीत की आईडी पर मेल भी सेंड कर दिया था, जिसमें उन्होंने उसे नेशन हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइट किया था। तभी उन्होंने प्रोफेसर सुदर्शन को कहते सुना, डॉक्टर विशेष, वो पेशेंट जो कि कोमा में है, क्या वो यही शिफ्ट है या आपने उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया है? प्रोफेसर, वो यही है, क्योंकि आप उन्हें लेकर आए थे तो हमारे बेस्ट डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें कोमा से निकालने की, लेकिन अभी तक इस पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई नहीं दिया है। बट आप चिंता मत कीजिए डॉक्टर अहाना, जिन्हें अपनी फैमिली के ट्रेडिशन मेडिसिन की लेगेसी मिली है, वो उन तरीकों को यूज़ कर रही है। ठीक है, लेकिन आप डॉक्टर अहाना को 2 दिन उन पर कोई भी ट्रीटमेंट प्लान अप्लाई करने से रोक दीजिए, क्योंकि मैं कल खुद देखना चाहता हूँ कि ये मिरेकल डॉक्टर, जिसकी नॉलेज और सोचने का तरीका इतना सिंपल और इफ़ेक्टिव है, वो असली पेशेंट को कैसे हैंडल करेगी। उनकी बात सुनकर डायरेक्टर सुभाष, डॉक्टर विशेष, डॉक्टर सर्जन सिंक्लेयर के साथ बाकी सब भी चौंक गए। प्रोफेसर, क्या आपने सोच लिया है? कहीं ऐसा ना हो हम किसी को टेस्ट करने के चक्कर में अपने पेशेंट को खतरे में डाल दे, डायरेक्टर ने गंभीरता से कहा। मैं उस पेशेंट की लाइफ रिस्क में नहीं डाल रहा हूँ।
अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सब वहाँ होने, लेकिन बार बार हमें ये मौका नहीं मिलेगा। अगर ये एक सक्सेस हुआ तो डायरेक्टर सुभाष हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एक कोहिनूर मिल जाएगा। इतना ही नहीं, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा जिसके बारे में हमने अभी बात नहीं की है। बड़ा फ़ायदा सुनते ही डायरेक्टर सुभाष हैरान रह गए। अब जाकर उन्हें याद आया कि एक जीनियस डॉक्टर जो सब कुछ हैंडल कर सके उसकी कितनी ज़रूरत है। सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उस टीम को जो खतरों को झेलती है। ठीक है प्रोफेसर, मैं भी आपसे सहमत हूँ। मेल का रिप्लाई मिलते ही मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक आई होप आप सभी हमारे बीच की कन्वर्सेशन को प्राइवेट रखेंगे। उनकी बात सुनकर सबने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद एक एक करके मीटिंग रूम खाली हो गई। अब वहाँ डायरेक्टर सुभाष, प्रोफेसर सुदर्शन, डॉक्टर विशेष और डायरेक्टर का असिस्टेंट ही था। प्रोफेसर, क्या आपको लगता है कि उनकी टीम की खोज यहाँ खत्म हो जाएगी? पता नहीं डायरेक्टर सुभाष, लेकिन इस बच्ची ने जो आंसर और सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस को इतनी आसानी से सॉल्व कर दिया है, ये देखकर मुझे अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि जिसकी हमें और इंडियन टीम को ज़रूरत थी ये वही है। आई विश कि आपकी प्रिडिक्शन सही हो प्रोफेसर, डायरेक्टर सुभाष ने कहा और वो सब भी मीटिंग रूम में निकल गए। दूसरी तरफ रितिका जब सोकर उठी तो रात के 8 बज रहे थे। वो उठी और फ्रेश होकर रूम में आई। उसने अपने लैपटॉप को ओपन किया और देखा कि उसे एक न्यू मेल आया था। उस मेल को पढ़कर उसके होठों पर तिरछी मुस्कान आ गई और खुद से बोली, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। फिर उसने मेल का रिप्लाई दिया और लैपटॉप बंद करके रूम से निकल गई। रूम के बाहर ही उसे अपने दोनों भाई मिल गए। तुम थक गई थी, अब से इतना स्ट्रेस मत लेना, जो भी काम हो अपने भाई से कहना, रक्षित ने प्यार से उसका सर सहलाते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ, और जैसे आप मेरे लिए कभी नहीं थकते वैसे ही आप सबके लिए कुछ करने से मुझे थकान कैसे हो सकती है? प्रिंसेस ने बिल्कुल सही कहा है भाई, आखिर वो हमसे इतना प्यार जो करती है। हर्षित रितिका के हाथ को पकड़कर नीचे जाते हुए कहता है। रक्षित उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। तभी रितिका का फ़ोन रिंग करने लगता है। वो स्क्रीन पर देखती है जहां राध्या शो हो रहा था। रक्षित की नज़र भी उसके फ़ोन की स्क्रीन पर गई, फिर उसने हटा ली। हेलो, रितिका ने कॉल उठाते हुए कहा तो दूसरी तरफ से राध्या की उदासी भरी आवाज़ आई। वीक डैड की छुट्टी फिर से कैंसिल हो गई और वो कल ही जा रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रितिका ने जब उसकी इतनी से टोन सुनी तो वो बोली, अंकल का काम कैसा है ये तो तुझे भी अच्छे से पता है। तू उदास मत हो, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। कल अंकल के जाने के बाद तू अपना सामान लेकर घर आ जाना। वैसे भी यहाँ फालतू के लोग रह ही रहे हैं, तू तो फिर भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उसकी बात सुनकर राध्या खुश हो जाती है, फिर टेंशन से पूछती है, ठीक है लेकिन तेरे घर वाले कुछ कहेंगे तो नहीं? तुझे मेरे घर वालों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तू उसी फ्लो पर रहेगी जो भाई ने बनवाया था। वहाँ कोई भी फैमिली मेंबर नहीं आ सकता और ना वो कुछ बोल सकते हैं। अगर कुछ बोलते हैं तो मैं संभाल लूँगी, लेकिन वो फ्लो तो तेरे भाई का है ना, और वहाँ सिर्फ तेरा ही रूम बना हुआ था। बेचारे हर्षित को तो एक एक्स्ट्रा रूम मिला था। तीनों अभी लिफ्ट में थे और शांति होने की वजह से उन्हें राध्या की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हर्षित ने जब ये सुना कि उसे एक्स्ट्रा रूम मिला है तो वो चिढ़कर फ़ोन के पास जाकर बोला, तुम्हारे लिए भी कोई मास्टर बेडरूम नहीं बनवा देंगे भाई जो मुझे टोंट मार रही हो? तुम भी एक्स्ट्रा हो और मेरी तरह ही एक्स्ट्रा रूम में रहोगी। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से राध्या गुस्से से बोली, तुम एक्स्ट्रा किसे कह रहे हो? भूल गए वो मैं ही थी जिसने तुम्हारे बड़े भाई के कमरे का बुरा हाल किया था और उन्हें पता भी नहीं चला था। रही बात एक्स्ट्रा रूम में रहने की तो मैं अपनी रीत के साथ रहूंगी। तुम मेरे साथ नहीं रह सकती, कृतिका ने बिना भाव के कहा। फिर अपने भाई को देखा जो हर्षित को घूर रहे थे। और हाँ भाई ने सुन लिया है जो तुमने अभी अभी कहा है, इसलिए मेरे रूम में सोने की सोचना भी मत। जैसे ही राध्या ने सुना कि उसने क्या कहा है और उसे मतलब समझ आया तो वो शॉक हो गई। इसके बाद राध्या की दोबारा आवाज़ नहीं निकली। रितिका ने अपना फ़ोन देखा जिसकी स्क्रीन काली हो चुकी थी। उसने सर हिलाया और अपनी पॉकेट में रखकर बोली, रक्षित भाई उसे दूसरे रूम में रहने दो, वो अब कोई कांड नहीं करेगी। तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है प्रिंसेस, रही बात तुम्हारी दोस्त की तो उससे स्को में सेटल कर लूँगा। रितिका ने अब कुछ नहीं कहा। तीनों लिविंग रूम में आ गए और अपने दादा दादी के पास बैठ गए। वहाँ पूरी फैमिली मौजूद थी लेकिन उन्होंने सबको इग्नोर कर दिया। साधना दादी रितिका को देखकर बोली, प्रिंसेस जल्दी यहाँ आओ और देखो क्या तुम्हें ये नेकलेस पसंद है?
रितिका जो अपने बड़े भाई के पास बैठी थी। दादी के बुलाने पर रक्षित ने उसे अपनी दूसरी तरफ बैठने दिया क्योंकि वो दादी के साइड बैठा था। साधना दादी ने उसे आईपैड पर एक फोटो दिखाई और बोली, ये एक रानी का हार है और ये वाइट एंड ब्लू डायमंड से बना हुआ है। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है और ऐसे डायमंड्स बहुत रेयर है। रितिका ने हार को ध्यान से देखा तो उसे भी अपनी दादी की बात सच लगी। ये हार अच्छा है दादी, उसने बस सिंपल सा जवाब दिया। उसकी बात सुनकर साधना दादी अपने पति से बोली, अब हमारी पोती को भी ये पसंद है तो हमें इसे उसके लिए लेना ही होगा जिससे वो अपने मायके से कुछ अच्छा लेकर जाएगी। अपनी दादी की बात सुनकर रितिका ने हैरानी से उन्हें देखा। दादा राजवर्धन हंस पड़े और रितिका के एक्सप्रेशन देखकर बोले, जब से तुमने ये अनाउंस किया है कि तुमने एक बॉयफ्रेंड बनाया है तब से तुम्हारी दादी बहुत एक्साइटेड है। तभी उन्हें पता चला कि कुछ दिन बाद मुंबई में एक बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला है और वहाँ एक रानी का हार ऑक्शन में दिया गया है, तब से ये उसे तुम्हारे लिए लेना चाहती है। रितिका ने जब अपने दादाजी की बात सुनी तो उसे बहुत ही टच्ड फील हुआ। उसने अपनी दादी को देखा जो कितनी खुश थी। वो उनका हाथ पकड़कर बोली, दादी माँ, अभी इन सब में टाइम है, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इस रानी के हार के बिना भी आपकी प्रिंसेस किसी की क्वीन ही बनेगी। साधना दादी अपनी पोती की बात सुनकर खुश होती है। वो ऐसे ही अपनी इस पोती को इतना प्यार नहीं करती थी बल्कि उन्हें इंसान की अच्छी पहचान थी और वो देखकर ही बता सकती थी कि उनकी किस पोती के मन में क्या है। वो मानसी और मिशा को इसलिए नहीं पसंद करती थी क्योंकि वो दोनों स्वार्थी थी और लालची। अगर अभी वो रितिका की जगह उनसे ये कहती तो वो अब तक सोशल मीडिया पर फैला चुकी होती और शो ऑफ करती। उन दादी पोती का इतना प्यार देखकर चारों लड़कियां जल रही थी। इस वक्त आशी, शिखा, मानसी और मिशा एक ही सोफे पर एक साथ बैठी थी। वहाँ भाविका नहीं थी, वो अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी। क्या हम दादी की पोतिया नहीं है जो वो हर बेस्ट चीज़ इस रितिका को देने की कोशिश करती है? मिशा गुस्से से दांत पीसते हुए मानसी से पूछती है। ये कौन सी नई बात है मिशा, हर बार तुम एक ही सवाल पूछकर थक नहीं जाती? दादी हमें पसंद नहीं करती है क्योंकि उनकी आंखों में बस रितिका ही है। अपनी बहन का जवाब सुनकर मिशा ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और नफरत से रितिका को घूरने लगी। वही दादी रितिका का हाथ थामे बोली, मुझे पता है कि मेरी पोती सबसे कीमती है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि हम तुम्हें बेस्ट देने की कोशिश करें। ये ऑक्शन है तो पता नहीं किसके हिस्से जाए, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है दादी, अब रितिका ने कुछ नहीं कहा। तभी वो बोली, रीत बच्चा, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को किसी दिन घर के लेकर आओगी? वो क्या है ना, एक बार वो आया था लेकिन हम उससे मिल ही नहीं पाए और वो चुपचाप चला गया था, पर इस बार तुम उसे अपने साथ लाना। मैं और तुम्हारे दादी जी उस लड़के से मिलना चाहते हैं। ठीक है दादी, मैं उन्हें लेकर आऊँगी, लेकिन अभी कुछ दिन मैं बिजी हूँ और घर भी लेट आऊँगी, इसलिए थोड़ा समय लग जाएगा। कोई बात नहीं प्रिंसेस, हमें बस उससे मिलना है। वैसे तो हम उसे देख ही चुके हैं, उसने तुम्हारी जान जो बचाई थी। कोई शक नहीं है कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। दादी की आखिरी बात सुनकर रितिका शर्मा गई। उसे शर्माते देख दादी मुस्कुरा उठी और उसकी बलैया लेकर बोली, किसी की नज़र ना लगे मेरी बच्ची को। वही मिशा रितिका के एक्सप्रेशन देखकर हैरान और गुस्सा दोनों थी। ये इतनी जल्दी अधिक से मूव ऑन कैसे हो गई? और इसे उस अनाथ में सच में इंटरेस्ट है या ये कुछ प्लेन कर रही है? माना वो काबिल है और थोड़ा गुड लुकिंग भी, लेकिन रिच तो नहीं है। वो इसे लग्जरी लाइफस्टाइल तो नहीं दे सकता, फिर ये इतनी नॉर्मल क्यों दिख रही है? अगली सुबह आज भी रक्षित ने रितिका को कार ना चलाने के लिए कहा था। वैसे भी सारांश और हर्षित अभी उसे मौका भी नहीं देते। उन्हें अपनी बहन की चोट की फिक्र थी। भले ही उसका घाव गहरा नहीं था, लेकिन वहाँ गोली लगी थी, ये कोई छोटी बात नहीं थी। कॉलेज पहुंचकर सारांश ने कार पार्क की और हर्षित ने रितिका का बैग पकड़ लिया। तीनों अब स्टाइल से अंदर जा रहे थे। सभी स्टूडेंट्स की नज़र उनकी तिगड़ी पर थी। हर कोई रुक रुक कर उन्हें देख रहा था और जो पहले से आगे चल रहे थे वो पलटकर देख रहे थे। तभी एक स्टूडेंट ने कहा, लान ग्रुप भी आ गया। इसी के साथ सबकी नज़र एक बार फिर गेट पर चली गई जहां अधिक कार से निकला। उसे देखते ही लड़कियां आहें भरने लगी। आखिर वो था ही इतना हैंडसम कि लड़कियां उसके सपने देखने से खुद को रोक नहीं पाती थी। अधिक की कार से शुभ, विवान, ध्रुव और दिव्या निकले। उनके पीछे भी एक कार थी जिसमें से चेतन, मेघना और दीप्ति निकली। सभी एक साथ अंदर आए।
हर लड़की की नज़र अधिक पर थी, लेकिन रितिका ने उसे आज भी नहीं देखा। वो बिना किसी को देखे अपने भाइयों की बातें सुनते हुए आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थी। उसी वक्त लाइन ग्रुप उनके पास आया और चेतन ने सीटी बजाते हुए अपने साथ चल रही मेघना से कहा, क्या तुमने देखा? कोई बहुत कोशिश कर रही है खुद को रोकने की। हाँ, मैं क्या सभी देख रहे हैं? वैसे सही भी है, कौन उस इंसान को देखना चाहेगा जिसने उसे रिजेक्ट कर दिया हो? मेघना ने तिरछी नज़र से रितिका को देखकर कहा। उसकी बात पर चेतन हंसा और तेज आवाज में बोला, सही कहा, अगर उसे मूव ऑन करना ही है तो क्या रिच एंड हैंडसम लड़कों की कमी हो गई थी? चुना भी किसी कॉलेज के टॉपर को जिसके अंदर सिर्फ किताबी कीड़ा है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ उनके ग्रुप और बाकी स्टूडेंट भी हंसने लगे। अधिक के भाव न्यूट्रल थे, उसे जैसे किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वही रितिका जो उन्हें इग्नोर कर रही थी, लेकिन उन्हें अब अक्ष का मजाक उड़ाता सुनकर उसकी आंखें लाल होने लगी। सारांश और हर्षित को भी गुस्सा आ रहा था। तभी चेतन ने कुछ ऐसा कहा जिससे उनका सब्र जवाब दे गया और वो उसे मारने के लिए झपटे। रितिका, उस अक्ष में ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझ में नहीं दिखा? अगर अधिक से मूव ऑन करना ही था तो मेरे जैसे किसी के पास आती, उस अक्ष से ज़्यादा तुम्हें खुश रख। उसकी चीख सुन के लान ग्रुप के मेंबर और बाकी स्टूडेंट ने हंसना बंद कर दिया और वो शौक से सामने का नज़ारा देखने लगे।